हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक डायरेक्टिव एजेंट्स के बारे में होगा। जैसे कि पहले डायरेक्टिव एजेंट का पार्ट 1 डाल दिया हूँ मैं, और उसमें मैंने बताया था कि लोकेशन वाइज और मैग्नीशियम एक्शन बताया था कि हर ड्रग्स की लोकेशन बताया था, किस लोकेशन पे किस साइड पे वो काम करती है और किन किन आयंस का वो ट्रांसपोर्ट रोक देती है या उसके रीअब्जॉर्प्शन को रोक देती है। तो बहुत ही स्मॉल टॉक हुई थी यार, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का बात हुई थी। आज हम पहला ट्रू लूप डायरेक्टिक्स और फिर उसके बाद जो थायराइड वगैरह करके जितनी भी कैटेगरीज हैं बारी बारी से पढ़ेंगे और पूरा डिटेल लेंगे, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले लूप डायरेक्टिक्स की बात करते हैं। इस क्लासिफिकेशन को आप उतार लीजिएगा और इसको उतारते हुए ना ऐसे आप देखते रहिएगा, मतलब एक बार क्लासिफिकेशन देखिए फिर आप बोर्ड देखिएगा और आपको इससे क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो मैं बार बार लिख नहीं सकता क्योंकि जगह ज़्यादा है नहीं। तो फिर स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी लूप डायरेक्टिक्स में। इसमें है एथेक्राइनिक एसिड और गाइस फुरेसेमाइड। चलते हैं जी। यहाँ पे डायरेक्टिक्स एजेंट्स के एथेक्राइनिक एसिड और फुरेसेमाइड से पढ़ने से पहले ये देख लीजिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़। डायरेक्टिक जो होता है इसका मेन काम, जैसे आपको अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्टिक्स का डिफिनेशन क्या है तो आप बोलोगे डायलेंट यूरिन, ठीक है ना। तो लेकिन अब हम मैग्नीशियम एक्शन पढ़ने के बाद हम ड्रग का मैग्नीशियम एक्शन पढ़ने जा रहे हैं, यानी मैग्नीशियम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बाद हम डायरेक्टली ड्रग्स पे जा रहे हैं। तो हमको जानना जरूरी है कि डायरेक्टिक्स का मेन मीनिंग क्या होता है दोस्त। तो डायरेक्टिक्स का मेन मीनिंग होता है कि इनहिबिट करता है रेनल आयन ट्रांसपोर्टर को। आपको मैंने समझा दिया था कि हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर चैनल्स होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स में, उसको इनहिबिट करता है ताकि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो जा रहा था वो कब डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इसका मोटा मोटा काम यही होता है गाइस। और जो फिल्ट्रेट था, जो वोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट आता था, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें रीअब्जॉर्ब वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं रीअब्जॉर्ब की ही बात कर रहा हूँ ताकि आप ड्रग समझ पाओ। आपको क्या बेसिकली क्या करना है, जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं जो ब्लड में जा रही है उनको वापस फिर से नेफ्रॉन में भेजना है, यही काम करना है। तो आपको जानना पड़ेगा ना कि आपके फिल्ट्रेट में कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं वापस जा रही हैं, तो उनको ही पकड़ते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ में 100% रीअब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है ग्लूकोज एमिनो एसिड्स। दूसरी होती है सेमी एब्जॉर्ब यानी थोड़ा सा कम, जो है H2O और सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोरीन और एक्सेट्रा। तीसरी चीज़ है नॉन एब्जॉर्बर, अब ये एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, जैसे क्रेटिनिन, क्योंकि क्रेटिनिन मैंने बताया था बिग पार्टिकल्स होते टाइप। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम देखते हैं, ये एक अलग हेडिंग है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कैसे होता है। पीसीटी के द्वारा 60% से कम होता है, ठीक। असेंडिंग लिम्प ऑफ हेनले, यानी आप देखोगे इधर एक मैंने फिगर बनाया था ऐसे करके, तो उससे करीब 25% से ज़्यादा होता है। डीसीटी से 10% से ज़्यादा होता है और सीटी से 4% से, है ना। तो आप कर लो 60 25 हो गया 85 10 14 करीब 90 से ऊपर ही चलेगा, 100% के अप्रॉक्स हो ही गया, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट से और कलेक्टिंग ट्यूबुलर डक्ट से कितना है 4% ज़्यादा। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स था तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब आपको इसमें इस जो टॉपिक है इससे क्या समझ आया। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, ये बस ये बातें इसलिए बताई गई कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस किस का रीअब्जॉर्प्शन रोकना है। बिकॉज अगर रीअब्जॉर्प्शन होने लगा तो यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी या कैसा होगा। देखिए आप सुनिए कि कोई आयन जो है ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि ब्लड में वो जाना, और अगर वो ब्लड में गया, ठीक है, तो हमारे लिए बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि यूरिन की मात्रा वो बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है 1.5 लीटर होनी चाहिए, उतना आएगी। लेकिन अगर ये मात्रा ज़्यादा होने लगी, रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, तो भी दिक्कत है ना दिक्कत। तो हमें वही चीज़ रोकना है, यानी अगर हमें पानी का रीअब्जॉर्प्शन अगर ब्लड में हो गया तो यूरिन में क्या होगा, नहीं होगा ना। तो हमको बेसिकली वही जानना था और मैंने ये पैरामीटर्स या डिटेल्स या नोट्स आपको बता दिया। तो अब लेट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे गाइस, अब चिंता ना करिए। अब लूप डायरेक्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है। सो गाइस, डायरेक्टिक्स का सबसे पहला कैटेगरी लूप डायरेक्टिक्स, इसके बारे में जानते हैं। देखिए लूप डायरेक्टिक्स जो होता है सबसे हाई सेलिंग होती है, इसको हाई सेलिंग या हाई एफिकेसी की ड्रग्स भी कहा जाता है। तो ये जो हाई सेलिंग है हाई एफिकेसी ड्रग है, ये क्यों कहा जाता है आपको मैंने रीज़न बताया था, क्योंकि लूप ऑफ हिल्ले पे ही काम करता है और लूप ऑफ हिल्ले में काफ़ी पोर्स होते हैं और सीलिंग मतलब ये होता है काफ़ी पोर्स। तो नाम आपको टर्म कहाँ से आया ये पता चली गया होगा। कुछ बात कर लेते हैं इसका यूज़। अगर देखा जाए तो इसका यूज़ है
कि लीवर की कोई डिसीज़ हो गई या किडनी डिसीज़ हो गई या हार्ट में किसी तरह से डिसीज़ हो गई, तो उस वजह से जो फ्लूइड का बिल्डअप होना है या ओडेमा या एडिमा कह लो, उस केस में भी यूज़ होता है। एडिमा में भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया। हाइपरटेंशन में होता है, हाइपरकैल्सीमिया में हो सकता है, फोर्स डायलिसिस इन पॉइजनिंग किडनी और किडनी स्टोन में होता है। ठीक है, तो यूज़ बता दिया। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लें। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल, मैंने आपको बताया था, बस यहाँ पे कुछ नहीं, वही चीज़ है, बस यहाँ 2 पॉइंट बहुत बढ़ा दिया हूँ और वो भी वही चीज़ है। ठीक है, तो NKCC व्हाट, तो ये NKCC है, N फॉर हो गया आपका सोडियम, K फॉर हो गया पोटेशियम, C फॉर हो गया क्लोरीन एंड देन C फॉर हो गया को ट्रांसपोर्टर। आपको मैं बताया था सिम्पोर्ट के बारे में। सिम्पोर्ट क्या होते हैं, जब आयन एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, और एंटी सिम्पोर्ट जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, तो ये को ट्रांसपोर्टर को ही इनहिबिट कर देता है ताकि H2 का रीअब्जॉर्प्शन ही बंद हो जाए। आप बताओ गाइस, अगर H2 वापस ब्लड में नहीं जा रहा तो कहाँ जा रहा है? यूरिन, और यूरिन में जा रहा है तो यूरिन की मात्रा बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो डायलिसिस का काम हो गया, लूप डायलिसिस हो गया। अब थायराइड की बात करते हैं। ठीक है,